नमस्कार, जी मीडिया टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सभी के साथ कृति सिंह भदौरिया। हरियाणा में चुनाव है और वहां पे सियासी भूचाल मच रहा है। देखा जा रहा है जगह जगह पे कि इनकम्बेंसी की लहर दिखाई दे रही है, सत्ता विरोधी लहर दिखाई दे रही है बीजेपी के प्रति, जिनकी 10 साल से सरकार बनी हुई है। इन्हीं सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी तुषार शिवरान। तुषार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत धन्यवाद। तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार है, आपका गृह राज्य है हरियाणा, तो वहां पे 10 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस बार सत्ता विरोधी लहर देखने के लिए मिल रही है, तो इसके क्या क्या वजह हो सकती है? देखिए कृति, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हरियाणा में बीजेपी 10 साल से सत्ता में है और 10 साल में सत्ता में रहने के बावजूद बीजेपी हरियाणा को एक पैन हरियाणा फेस नहीं दे पाई। पैन हरियाणा फेस का मतलब यानी कि पूरे हरियाणा में एक चेहरे का दबदबा हो, वो फेस बीजेपी हरियाणा में नहीं दे पाई। 9.5 साल तक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए रखा। मनोहर लाल खट्टर एक अलोकप्रिय चेहरा रहे। आपने देखा होगा 2019 में 75 पार का नारा लगाया गया था। उस 75 पार के नारे के बावजूद बीजेपी 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, बहुमत का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर पाई। उसके बावजूद बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना दिया। वो गुस्सा और बरकरार रहा। फिर हरियाणा की बात करें तो किसानी बड़ा मुद्दा आता है, किसान आंदोलन भी हो गया। किसान आंदोलन ने उस मुद्दे में आग लगाने का काम कर दिया। बीजेपी के सामने सत्ता विरोधी लहर पहाड़ बनकर खड़ी हुई है और वो ऐसा पहाड़ है कि समझ लीजिए हिमालय की चोटी है और वहां पर बीजेपी उसको पार कैसे करेगी ये खुद बीजेपी को भी नहीं पता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को भी पता है कि हरियाणा में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तो कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, क्योंकि गुरु चेले की सरकार बोलना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो नायब सिंह सैनी है ना, उनका हरियाणा में कोई जनाधार है नहीं। मैं आपको बताऊं, नायब सिंह सैनी 4 बार चुनाव लड़े, चारों बार अलग अलग सीट से चुनाव लड़े, तो एक अस्थिर नेता के तौर पर उनकी छवि हरियाणा में स्टैब्लिश है। और वही नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो बार बार ये सवाल उठे, क्या एक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना सही है जिसको लेकर लोग सोचते कि एक करप्टेड इंसान है, जबकि मनोहर लाल खट्टर की छवि तो साफ थी, सबको पता है। नायब सिंह सैनी ने जनसभाएं की और आज की तारीख में मुझे दिखाई दे रहा है साफ तौर पर हरियाणा चुनाव में कि नायब सिंह सैनी अकेले चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी सीनियर लीडर नायब सिंह सैनी के साथ नहीं है। इस चुनावों में उनको अनाथ छोड़ दिया गया है। और जो अनिल विज है, अनिल विज जब बीजेपी का हरियाणा में 4 सीटें आती थी उस टाइम के वो विधायक रहे हैं अनिल विज, और अनिल विज ने दावा ठोक दिया अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। भैया मैं 6 साल से विधायक रहा हूं, 6 बार से विधायक रहा हूं। तो ऐसे में बीजेपी के सामने स्थिति बहुत कठिन है, बगावत बड़ी जी। तो जैसे कि तुषार, मेरा ये भी आपसे सवाल बनता है कि आपने कहा खट्टर की सरकार रही 9 साल, ठीक है, लेकिन उस वक्त दंगे भी काफी हुए। पिछले साल की ही बात हम ले लें तो काफी दंगे हुए, पर उसमें सरकार का कोई अहम उसमें रोल दिखाई दिया नहीं। बिल्कुल। वहीं पर अगर हम बात करें नायब सिंह सैनी की, तो उनके जो राज्य में ऐसा कुछ हमें मुद्दा देखने मिला नहीं ज्यादा। तो दोनों की अगर सरकार को हम कंपेयर करें तो किसका आप ज्यादा कहना चाहेंगे, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, अगर ये कहा जाए तो नायब सिंह सैनी की तो सरकार में चली ही नहीं। ग्राउंड पर बात तो यही हो रही है ना कि सिर्फ एक फेस बना दिया गया, पीछे से मनोहर लाल खट्टर की ही चली है। इसका उदाहरण देने के लिए मैं आपको बताऊं कि नायब सिंह सैनी जो है वो करनाल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। शहरी सीट है और बीजेपी के लिए वो सीट सुरक्षित मानी जाती है जहां से अभी वो मौजूदा विधायक है। लेकिन नायब सिंह सैनी की नहीं चली, मनोहर लाल खट्टर की चली। मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाते एक नेता, उनको करनाल से टिकट दे दिया है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लाडवा भेज दिया कुरुक्षेत्र की सीट पर, जहां से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मीडिया को कह चुके थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं उस सीट से, मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उन्हें भेज दिया गया है। जब ये सीटों का बंटवारे की बात हो रही थी, कि किस टिकटों की बात हो रही थी, तो मोहन लाल बडोली है हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। और उस समय मुख्यमंत्री ने कह दिया था कौन होते हैं बडोली, कौन होते हैं बडोली, और वो कैसे कह सकते कि मैं कहां से चुनाव लड़ूंगा, मैं तो करनाल सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ, टिकटों का बंटवारा हुआ, तब पता चला लाडवा सीट से ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने वाले। यकीनन नायब सिंह सैनी का काम की अगर मैं बात करूं तो कुछ खास काम दिखा नहीं, क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिला काम करने का। मेन बात है 74-75 दिन मिले, उसमें कौन व्यक्ति क्या ही काम कर सकता है। हालांकि मुख्यमंत्री का एक बयान जरूर वायरल हुआ था हाल ही में, आपको पता है चरखी दादरी में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई थी। उन्होंने कहा भावनाएं हाथ हो जाती है तो ऐसी घटना हो जाती है।
उस बयान को लेकर मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत कटाक्ष किया था विपक्ष ने, क्योंकि 2 लोगों की मार मारकर हत्या कर दी गई है और मुख्यमंत्री का ऐसा बयान सामने आ गया था। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री के लिए छवि फिलहाल थोड़ी अलग हरियाणा में बनती हुई दिखाई दे रही है कृति। तो हरियाणा में जहां तक मैं समझती हूँ वहां के जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे, बिल्कुल, वो है बेरोजगारी और महंगाई। बिल्कुल। तो महंगाई की अगर हम बात ना करें तो बीजेपी का जैसे हमेशा रहता है कि बेरोजगार नहीं होने चाहिए, रोजगार दे रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार तो इतने सालों से 10 साल से बनी हुई है, तो हरियाणा में ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये खत्म हो क्यों नहीं पा रहा है? देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी का मुद्दा खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है वो तो बीजेपी ही बताएगी, क्योंकि वैकेंसीज तो बहुत खाली है जी। सरकारी डेटा बताता है कि वैकेंसीज खाली है, लेकिन उसमें भर्ती क्यों नहीं हो रही है? सवाल ये है, अब चुनाव आ गए, उसके बाद भी भर्तियां नहीं हुई। हालांकि बीजेपी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश ये की, जो कच्चे कर्मचारी थे हरियाणा में उन्हें पक्का करने से, मतलब आचार संहिता लगने से कुछ ही दिन पहले उन्हें पक्का कर दिया गया चुनावों में लाभ लेने के लिए। अब देखना होगा इसका फायदा बीजेपी को मिलता है या नहीं मिलता, तो चुनाव के नतीजे बताएंगे कृति। तो बीजेपी के खिलाफ जो सत्ता विरोधी लहर है उसकी वजह से कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उभर के आ रही है। बिल्कुल, बहुत ही उन्हें आत्मविश्वास है कि हम यहाँ पर जीत के रहेंगे और हमारे नाम के ही मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। तो ये जो कॉन्फिडेंस है इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है 2019 के नतीजे। 2019 लोकसभा चुनाव में कृति आप देखें, बीजेपी को 56% वोट मिला था, विधानसभा में घटकर 36% हो गया। कितना गिरा? तकरीबन 20%। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 44% वोट मिला और कांग्रेस गठबंधन को 48% वोट मिला। तो अब कांग्रेस के नेता ये गणित लगा रहे हैं, अगर बीजेपी का वोट शेयर कम होगा, जो कि लाजमी है, लोकसभा के मुकाबले बीजेपी को कम वोट विधानसभा में मिलता है और वो एस्टिमेट 32-30 के आसपास रह जाएगा। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार बनना लगभग तय हरियाणा में होती हुई दिखाई देगी। और यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं के हौसले बुलंद है और लोकसभा में तो 5 सीटें कांग्रेस जीत गई, 5-5 हुआ है, 5 बीजेपी 5 कांग्रेस, इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के हौसले बुलंद है। लेकिन एक बात और है कृति, हरियाणा कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, कुमारी सैलजा का गुट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है और हाल ही में किरण चौधरी बड़ी जाट नेता मानी जाती थी, बीजेपी में शामिल हो गई, राज्यसभा पहुंचा दी गई है बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल, ये बगावती दौर तो जारी है दोनों पार्टियों में। हाँ, कांग्रेस की ये बात तो है कि सब अपनी अपनी ओर खींचने में लगे हुए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा क्योंकि मैं दावेदार हूँ। तो ये कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुंचाएगा चुनाव में, है ना तुषार? बिल्कुल। तो अब बात कर लेते हैं विनेश फोगाट के बारे में। जी बिल्कुल। जो कि जुलाना की सीट से देखा जाए तो वहां की बहू है। बिल्कुल। तो अभी उनके साथ इमोशनल भी कुछ चीजें ऐसी हुई है कि कहा जा रहा है कि कहीं वो इमोशनल कार्ड ना खेल जाए। तो इस पर आप क्या कहना है? देखिए कृति, वो जो इलाका है ना, जुलाना जींद वाला इलाका, जींद जिले के अंदर जुलाना की विधानसभा सीट आती है और वो इलाका जो है बांगर क्षेत्र में आता है हरियाणा के। वो जो बांगर वाली बेल्ट है वहां पर जेजेपी का जनाधार बहुत ज्यादा मजबूत रहा है। पिछली बार जुलाना की सीट जेजेपी ने जीती थी, 35,000 के लगभग वो मार्जिन रहा था। अमरपाल ढांडा वहां के विधायक का नाम। और वही अगर मैं बात करूं आज की तारीख में क्या हुआ है, जाट दुष्यंत चौटाला से नाराज है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के साथ क्यों गए। बीजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला गए, इसका नुकसान दुष्यंत को तो हो गया, लेकिन वो जाट वोटर अब जा किधर रहा? वो जाट वोटर अब कांग्रेस की तरफ जा रहा था। और जैसा मैंने बताया, उस बेल्ट में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है नहीं, जींद नरवाना वाली बेल्ट में, क्योंकि जेजेपी बीजेपी की फाइट होती थी। और विनेश फोगाट के आने से सारे इलाके में मतलब प्रॉपर एक सेंटिमेंट बदल गया है। वो कांग्रेस में माहौल वहां पर हो गया है, जींद वाले बांगर इलाके में प्रॉपरली, कि विनेश आई है तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत निश्चित मिलती हुई दिखाई दे रहा है। विनेश वाली सीट पर तो खासकर कोई टक्कर है ही नहीं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं जी, तो एक नाम है जो बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है, शायद आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ मंजू हुड्डा की। बिल्कुल। तो ये जो नाम है इतना सुर्खियों में बना है और उस सीट को हॉट सीट बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ यही नाम है। बिल्कुल। तो इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए कृति, मंजू हुड्डा जो है उनके पिता IAS ऑफिसर रहे हैं जी, और उनके पति जो जिनके साथ उन्होंने लव मैरिज की है वो एक गैंगस्टर रहे। बिल्कुल। तो इसीलिए बिल्कुल अपोजिट रहे हैं और वो इसीलिए सुर्खियों में खबर बनी हुई है, वायरल हो रही है। रील्स वायरल हो रही है कि एक IAS ऑफिसर की लड़की गैंगस्टर के साथ शादी कर रही है, उनकी रील्स वायरल हो रही है, रोमांटिक रील्स वायरल हो रही है। और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वो चुनौती दे रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम हरियाणा में बहुत ज्यादा है, पैन हरियाणा फेस है वो कांग्रेस के, और टिकटॉक के बंटवारे में भी उनकी चली। तो ऐसे में अब सबके मन में सवाल है कि एक गैंगस्टर की पत्नी कैसे मुकाबला करेगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, और दोनों हुड्डा हो गए। कि बीजेपी ने रणनीति ये बनाई कि जाट वोटों में बंटवारा कर दिया जाए, और देखना होगा क्या होगा। लेकिन गढ़ी सांपला किलोई की सीट पर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कोई टक्कर वाला मामला नहीं है, क्लीन स्वीप वहां पर तो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री है वो तो हरियाणा में चिकरती। चलिए तुषार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो तुषार से बहुत सारी बात की, चर्चा की कि क्या होने वाला है हरियाणा में, क्योंकि ये इनका गृह राज्य है तो इन्होंने बहुत ही बारीकी से सारी चीजें बताई। लेकिन क्या होने वाला है ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा, जब नतीजे आएंगे। जनता के हाथ में है फैसला, तो जनता ही बताएगी कि आखिर हरियाणा में होने क्या वाला है। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे, मेरे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।